हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एंड टर्म एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक बात किया था। सो क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब होता है जो हम पब्लिक से कर्ज लेते हैं। ऑप्शन बी है लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और ऑप्शन डी है लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है पब्लिक डेट। जब हमारे देश में पब्लिक डेट बढ़ता है तो इससे बिजनेस के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है या फिर कम होता है तब भी प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए पब्लिक डेट। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर। बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती है, तो किस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऑप्शन सी फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड ऑप्शन डी बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट्स। बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए। वैसे यहाँ पे मिस स्पेल्ड हो गया थोड़ा सा, ये ऑप्शन गलत हुआ है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एम्प्लॉयज़ के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन, इन दोनों चीज़ों में कोई संबंध नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की यदि हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तो उससे पहला हमको बेनिफिट ये हो सकता है कि हम यूजफुल रिसोर्सेज को टैप कर सकते हैं आसानी से। हम अपने बिजनेस में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आने वाली हैं उनको हम पहचान सकते हैं। और तीसरी और सबसे खास चीज़, हम अपनी जब स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं तो उन स्ट्रेटजीज़ को बनाते समय अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ डी बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस रेलेवेंट टू बिजनेस आर इंक्लूडेड इन। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लीगल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। लीगल रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आपको पता है इसके नाम से स्पष्ट है, लीगल है तो लीगल इन्वायरमेंट में आएगा। तो इसका ऑप्शन ए दैट इज़ लीगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के विषय में। इंडिया इज़ गुड एग्जाम्पल फॉर डैश इकोनॉमी। ऑप्शन ए है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन बी है मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन सी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, क्योंकि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कोई एग्जिस्टेंस होता है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और आपको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो फीचर होता है वो यही होता है कि देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सो इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो डैश आर अ प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मोटिवेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए कौन सी प्राइमरी मैकेनिज्म होती है। तो ऑप्शन है सोशल रिलेशनशिप, ऑप्शन बी है प्रॉफिट, ऑप्शन सी है कस्टमर्स और ऑप्शन डी है एसेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध। जो सामाजिक संबंध होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए प्राइमरी मैकेनिज्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सोशल रिलेशनशिप। क्वेश्चन 56 की बात करें। अकॉर्डिंग टू हुम बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस। किसके हिसाब से बिजनेस जो होता है वो सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स का समूह होता है जो हमारे बिजनेस के को और इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है। कौन से ऐसे ऑथर हैं जिनका ये डिफिनीसन है। तो ऑप्शन ए है आर्थर एम वेल्मर, ऑप्शन बी है जॉन विक, ऑप्शन सी है बेयो एंड ऑप्शन डी है बर्ड ओ व्हीलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज ओ व्हीलर। ओ व्हीलर के अनुसार बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो बिजनेस इंक्लूड्स ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सी सोशल एक्टिविटीज़ एंड डी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ए है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जाहिर सी बात है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आएगा नहीं बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। सो बिजनेस इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बात कर लेते हैं
Question number 58. Dash is vast and fascinating subject for business. Option A technology, option B profit making, ऑप्शन सी चेंज, ऑप्शन डी पीपल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी बड़ी होती है और वो फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होती है? तो टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी बड़ी और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो व्हाट इज़ द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस? कौन सा ऐसा एक शब्द है जो पूरे आज के बिजनेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है? ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है प्रॉफिट मेकिंग, ऑप्शन सी है चेंज और ऑप्शन डी है पीपल। तो चेंज जो है वो आजकल के बिजनेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर और चेंज इज़ द रूल ऑफ बिजनेस। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने व्यवसाय में चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन मार्केट, यदि आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो पहले जो कोचिंग इंडस्ट्री थी और स्कूलिंग थी वो हमेशा ऑफलाइन ही हुआ करती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद कोचिंग इंडस्ट्री ने चेंज किया अपने आप को, ऑनलाइन आई ताकि बच्चों की जो भी डिमांड्स हैं उनको मीट किया जा सके। तो चेंज जो है वो डिस्क्राइब करता है बेटर मैनर में आपके बिजनेस को। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो डैश इन्वॉल्व्स फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस को करने में फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को इन्वॉल्व करती है? ए है ग्लोबलाइजेशन, बी है प्राइवेटाइजेशन, सी है लिबरलाइजेशन और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन, क्योंकि आपको पता है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सारे के सारे जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे के सारे जो कंपल्सन्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं बिजनेसेस को ऑपरेट करने में, वो सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म करने को लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन जब कर दिया जाता है किसी भी देश में तो उस देश में बिजनेस करना आसान हो जाता है, बिजनेस को स्वतंत्रता हासिल हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न बिजनेस इज डायनेमिक? कौन सा ऐसा मॉडर्न बिजनेस है जो डायनेमिक है? वैसे तो सारे मॉडर्न बिजनेसेस डायनेमिक है, लेकिन कौन सा ऐसा जो मॉडर्न बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक है? ऑप्शन ए है मास प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है मास मार्केटिंग, ऑप्शन सी है मास सेल्स, ऑप्शन डी है मास परचेज। अब मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब वो मांस नहीं होता है। मास का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ बीइंग डन ऑन लार्ज स्केल। कोई भी चीज़ यदि बड़े पैमाने पर की जाती है तो उसको हम मास कहते हैं। तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन जो है वो मॉडर्न बिजनेस का सबसे ज़्यादा डायनामिक नेचर का बिजनेस है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा दैट इज़ मास प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? ऑप्शन ए है डॉक्टर प्रैक्टिसिंग, ऑप्शन बी है अ लॉयर प्रैक्टिसिंग लॉ, ऑप्शन सी है प्रोफेशनल क्रिकेटर प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑप्शन डी है स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकिंग विद द मोटिव ऑफ जनरेटिंग इनकम, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके माध्यम से हम इनकम को जनरेट करते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है फीस लेगा, यदि कोई लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है लॉ की तो वो भी फीस लेगा, और यदि कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है तो वो भी फीस लेगा, वो भी सैलरी लेगा, वो भी पेमेंट लेगा। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहा है तो वो कोई फीस नहीं लेता है, कोई पैसा नहीं लेता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, अ वैलिड डिफिनेशन ऑफ अ बिजनेस पर्पज इज टू। बिजनेस का जो पर्पज होता है वो क्या होता है? ए क्रिएट अ कस्टमर, बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, सी सर्व द सोसाइटी, डी इंक्रीज द वेल्थ इन द फर्म। तो वैसे तो यदि हम बात करें तो बिजनेसेस के सारे पर्पजेज होते हैं। वो कस्टमर को भी क्रिएट करना चाहता है, वो प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो सब सोसाइटी को भी सर्व करना चाहता है, वो अपने फर्म के वेल्थ को भी इंक्रीज करना चाहता है। लेकिन हम यदि वैलिड डिफिनेशन की बात करें तो कोई भी बिजनेस ये चाहता है कि हम कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ क्रिएट अ कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर democratic republic assuring its citizens of justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity among them. The words socialist and secular were added to the definition in year. अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीमेबल है वो प्रीमेबल में ये बताया जाता है कि इंडिया एक सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें निवास करने वाले हर एक सिटीजन को पूर्ण न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी
और हमारे देश का जो संविधान है वो निरंतर ये प्रयास करेगा कि अलग अलग समूहों में भाईचारा बनाया जा सके। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस समय सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो शब्द नहीं थे। ये दो शब्द कब ऐड किए गए थे? तो ये दो शब्द ऐड किए गए थे 1976 में। आपको याद रखना है 1976 में ये दोनों शब्द ऐड किए गए थे। अब इसमें ऑप्शन दिया है ए 1956, बी 1976, सी 1970 एंड डी 1952। तो इसका सही आंसर होगा 1976, दैट इज 1976। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा राइट है जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन ए राइट टू वर्क, ऑप्शन बी है राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन सी है राइट टू एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो राइट है, लेकिन ए जो है राइट टू वर्क कोई राइट नहीं है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की यदि बात करें तो डैश इन्वायरमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड एग्रीमेंट्स। तो कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स और एग्रीमेंट्स के वजह से? तो आपको पता है ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है, तो इसलिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट होगा, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होगा, वो इससे प्रभावित होगा। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक, ऑप्शन बी है ग्लोबल, ऑप्शन सी है लीगल और ऑप्शन डी है पॉलिटिकल। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड एग्रीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट। फंडामेंटल राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है यदि इसमें एक चीज़ ना हो तो। क्या ना हो? तो ए है राइट टू फ्रीडम ना हो, बी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना हो, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ना हो और डी राइट टू प्रॉपर्टी ना हो। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए क्यों ऐसा कहा गया है। कोई भी फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है यदि आपको उस राइट को प्राप्त करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं दी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई अधिकार दिया गया है, यदि वो अधिकार आपसे कोई छीनता है तो उसके लिए एक प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, उसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर आपका अधिकार कोई हनन करता है आपके अधिकार का, तो आप जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बिना आपका फंडामेंटल राइट किसी काम का नहीं है, क्योंकि यदि आपसे कोई राइट छीन भी लेगा तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाके केस नहीं फाइल कर सकते, उस राइट का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो डैश फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेट दैट वेरियस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट ईच अदर। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ध्यान से सुनना है, बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा ऐसा फीचर है जो ये बताता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के ही फैक्टर्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ए है परवेसिव, बी है कंटिन्यूअस, सी है डायनेमिक और डी है इंटर रिलेटेडनेस। तो जो इंटर रिलेटेडनेस फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये बताता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी आपस में संबंधित हैं। यदि कोई एक फैक्टर में चेंज आता है तो उस फैक्टर में चेंज आने की वजह से दूसरे फैक्टर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इंटर रिलेटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 69 की यदि बात करें तो कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू द कंपीटिंग फर्म्स बिसाइड्स बेनिफिटिंग द। कंपटीशन बेनिफिशियल होता है कंपीटिंग फर्म्स के लिए, लेकिन किसके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है? ए प्रोड्यूसर्स, बी इंटरमीडियरीज, सी फाइनेंसेस एंड डी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन जो होता है वो कंपीटिंग फर्म्स के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, कंपटीशन इज़ नॉट बेनिफिशियल टू कंपीटिंग फर्म्स। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो बिजनेसेस के लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन यही चीज़ कंज्यूमर के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को अच्छी चीज़ कम दाम में मिलती है, और यदि कंपटीशन नहीं होता है तो कंज्यूमर को बेकार चीज़ बड़े दामों में मिलती है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में केवल एक ही दुकान है, तो गांव के सभी लोगों की एक मजबूरी हो जाएगी कि हमको उसी दुकान से सामान खरीदना है। अब क्या हो जाए अगर आपके गांव में 10 दुकानें खुल जाएं? जब 10 दुकानें खुल जाएंगी तो आपके पास 10 ऑप्शंस होंगे,
तो आप 10 में से किसी दुकान पे जाके खरीद सकते हैं। लेकिन हर एक दुकानदार चाहेगा कि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आए। अब ज़्यादा कस्टमर्स कब आएंगे? जब आप सही सामान कम पैसे में देंगे और जल्दी जल्दी देंगे, सबको डिलीवर करेंगे। अब इसके वजह से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब इस कंपटीशन की वजह से बिजनेस को तो नुकसान हो रहा है। उसको जो सामान पहले 100 रुपये में बेच रहा था अब उसको 50 रुपये में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बगल में उसका कंपटीटर खड़ा है, वो 50 रुपये में बेच रहा है। अगर ये 100 रुपये में बेचेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। लेकिन आप प्राइस कम किए, आपका तो नुकसान हुआ एज अ बिजनेस, लेकिन एट द सेम टाइम कंज्यूमर का फ़ायदा हो गया, क्योंकि कंज्यूमर को सही चीज़ कम दाम में मिल रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, डैश इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू एंड रिडीमेबल एट पार। तो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो एक रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है। और ये इशू तो होता है फेस वैल्यू पे, लेकिन रिडीम जो होता है ये पार पे होता है। इशू होता है ये फेस वैल्यू से कम में, लोअर देन फेस वैल्यू पे, और रिडीम होता है पार में। इसका मतलब क्या है? जैसे यदि आपका ये प्रोमिसरी नोट इशू हो रहा है तो ये होगा इशू 25,000 में, लेकिन इसका जो फेस वैल्यू है वो है 30,000। तो जब ये रिडीम होगा तो ये होगा 30,000 में। तो ये कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? तो इसको हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। क्या कहते हैं? कमर्शियल पेपर। आपने क्लास 12th में फाइनेंशियल मार्केट नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में पढ़ा होगा। उसी में का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हाईली क्रेडिट वर्दी कंपनीज, जिसको हम रेप्यूटेड कंपनीज भी कहते हैं, वो इशू करते हैं ताकि वो मार्केट से पैसा कलेक्ट कर सकें। लेकिन ये मार्केट से पैसा किस लिए कलेक्ट करते हैं? ताकि ये अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा कमर्शियल पेपर, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। डैश इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू मीट वेरी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कमर्शियल बैंक्स विद अ प्रोविजन ऑफ रिन्यूएबल। यानी एक सोर्स है फाइनेंसिंग का जिसके माध्यम से बिजनेसेस अपने शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट, कमर्शियल बैंक्स अपने शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, और इसमें एक प्रोविज़न होता है रिन्यूएबल का। तो इसको हम कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी जो होता है, आपने अगेन ये पढ़ा होगा मनी मार्केट में। कॉल मनी एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से बैंक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से शॉर्ट टर्म बेसिस पे फाइनेंस लेते हैं, पैसा लेते हैं एज अ लोन, और इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कॉल रेट। आपको याद रखना है, द इंटरेस्ट विच इज चार्ज ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। डैश इज द मार्केट विच हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू सेल देयर सिक्योरिटीज़। ये एक ऐसा मार्केट होता है जिसके माध्यम से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पहले से कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो अपनी सिक्योरिटी को बेच सकते हैं। तो कौन सा ऐसा मार्केट है भाई? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, और आपकी भाषा में इसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए है प्राइमरी मार्केट, बी है सेकेंडरी मार्केट, सी है कैपिटल मार्केट, और डी है कमोडिटी मार्केट। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 73 की बात कर लेते हैं। डैश इज द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैविंग लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने के लिए, और ऐसे सिक्योरिटीज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं? तो अगेन स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? सो सेकेंडरी मार्केट is the institution which provides a platform for trading of existing securities having long term maturity। long term maturity का मतलब क्या है? ये जो शेयर्स होते हैं, ये जो सिक्योरिटीज होते हैं, वो 1 साल के बाद ही कैश में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 74 की बात कर लेते हैं। डैश इज द प्राइमरी मोटिव फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्राइमरी मोटिव क्या होता है? तो आपको पता है भाई, बिजनेस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? बड़ी शिद्दत के साथ बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए। तो डैश इज द प्राइमरी मोटिव फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी मैक्सिमाइज कस्टमर, ऑप्शन सी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, एंड ऑप्शन डी मैक्सिमाइज सप्लायर्स। तो भाई सप्लायर्स को कहाँ मैक्सिमाइज करना है और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। कस्टमर्स को भी मैक्सिमाइज करना हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा जो प्राइमरी मोटिव होता है बिजनेस करने का, वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर इज फॉल्स। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कल्चर के लिए गलत चीज़ बताता है? ऑप्शन ए कल्चर इज एंड्योरिंग, ऑप्शन बी कल्चर इज चेंजिंग, ऑप्शन सी कल्चर इज इवॉल्व्ड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन डी कल्चर इज डिटरमाइंड बाय नेशनल बाउंड्रीज। तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। किसी भी देश की जो संस्कृति होती है उस देश के नेशनल बाउंड्री से डिटरमाइन नहीं होती है, ठीक है। एंड्योरिंग का मतलब क्या है? कल्चर लंबे समय तक चलती है, कल्चर इज चेंजिंग, संस्कृति बदलती भी रहती है, ये भी सही है। कल्चर लंबे समय तक भी चलती है, संस्कृति बदलती भी रहती है। और कल्चर जो होता है वो मेंबर्स जो हमारे सोसाइटी के होते हैं उनके बीच में इवॉल्व भी होती है, जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनकी अलग अलग विचारधारा होती है, उसकी वजह से कल्चर इवॉल्व भी होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कल्चर इज डिटरमाइंड बाय नेशनल बाउंड्री। कल्चर इज़ नेवर डिटरमाइंड बाय नेशनल बाउंड्री। कल्चर कभी नेशनल बाउंड्री से डिटरमाइन नहीं होती है। क्लियर? चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए और सेमेस्टर की पूरी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ करते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले, पीडीएफ्स मिले, तो आप हमारा एक यूनिक बैच सारथी बैच को परचेज करें। यहाँ पे आपको मात्र 150 रुपये में हर वो चीज़ मिलेगी जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, और ना ही केवल उपयोगी है, उससे 100% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।